देखो सुनो सुनो, एक हिंट याद रखना, क्या होता है, दो तरीके से सेटर खेलता है आपके दिमाग के साथ। जब आधुनिक भारत से जब क्वेश्चन बनाता है ना, तो मान लो वो किसी का भी क्वेश्चन बना रहा होता है, तो क्या होता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू के विषय में किस उद्देशिका प्रस्ताव का निर्माण किसने किया, तो एक जवाहरलाल नेहरू तो ऑप्शन में डालेगा, फिर वो क्या करेगा, बाल गंगाधर तिलक एक सोच लेगा, फिर एक और नाम याद आएगा, सुभाष चंद्र बोस याद आ जाएगा। लेकिन जब भी वो ऑप्शन बनाएगा ना, उसको गांधी जरूर याद आएगा। आधुनिक भारत में जब पढ़ेंगे तो गांधी जरूर याद आएगा। तो एक तो वो गांधी फोकट पे भी डाल सकता है कि तुमको गांधी केवल मूर्ख बनाने के लिए डाल दे, है ना। और मान लो कोई बहुत बहुत बड़े मतलब स्वतंत्रता संग्राम से और इससे बड़े रिलेटेड कुछ होगा ना, और उसमें अगर आपको याद नहीं आ रहा और गांधी है, तो 90% चांसेस है गांधी ही उसका उत्तर होगा। गांधी को अनावश्यक कोई विकल्प में डालता नहीं है ना। और दूसरे तरीके से देखो तो कोई ऐसा हो जाता है कि जब ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो गांधी को डाल देता है। धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा आपको। सेफ खेलना, सेफ खेलना उसी को बोलते हैं। आइए, ये आपको याद होना चाहिए। मैं इसको याद नहीं करवाऊंगा क्योंकि आर्टिकल आप याद कर चुके हो। आपको ये समाजवादी विचारधारा, पहले आप क्या करो, इसको अलग कर लेना, इसको सबसे पहले इसको अलग कर लेना। उसके बाद कोई एक और कर लेना, बाकी छोड़ दो, बाकी बोलना जो बच गया सब उसमें गया। तो ये याद हो जाएगा और इसको याद करवाऊंगा मैं। 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो गांधीवादी विचारधारा पर आश्रित पहला ग्राम पंचायतों का गठन 40, दूसरा 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, है ना। तो ग्राम पंचायतों का गठन हो गया और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा हो गया सहकारी समितियों का संगठन एवं संचालन, ठीक, ये हो गया। 46 क्या है, ST SC OBC को शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संरक्षण हो गया। नशीली दवाई तथा शराब पर प्रतिबंध, नशीली दवाई तथा शराब पर प्रतिबंध, ये भी गांधीवादी विचारधारा। और गौ हत्या पर निषेध। तो गांधीवादी विचारधारा नंबर 1 ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, तीसरा सहकारी समितियों का गठन और संचालन, चौथा SC ST OBC के आर्थिक व शैक्षणिक हितों का संरक्षण, अगला नशीली दवाओं तथा शराब का प्रतिबंध, और आखिरी वाला गौ हत्या का निषेध। बस इतनी चीजें इधर याद कर लो और सामाजिक, ये समाजवादी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पकड़ लोगे। इधर देखो 44 एकल नागरिक संहिता, पूरे देश में एक ही कानून लागू हो, ये लिबरल क्या उदार बौद्धिकवादी विचारधारा। 45 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 48 कृषि तथा पशुपालन, आधुनिक वैज्ञानिक, समझ रहे हो ना, लिबरल मतलब मॉडर्न आ गया ना, कि वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर कृषि तथा पशुपालन का संगठन किया जाए। मॉडर्न है ना, वैज्ञानिक प्रणाली आ गया तो मॉडर्न हो गया, तो वो यहाँ आ जाएगा उदार बौद्धिकवादी, ठीक। 48 का क्या है, पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी वहाँ चला गया। उसके बाद 39 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। उसके बाद 50 लोक सेवा में कार्यपालिका तथा उसका पृथकीकरण, और इनके आवन जानते हो। ये दोनों का ध्यान रखना, बाकी छोड़ देना, बाकी जो बचा उधर गया, है ना। याद करने का यही तरीका, लेकिन इसको जरूर याद रखना, बुढ़ाऊ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब देखो, हमने भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ा, मौलिक अधिकार की उपयोगिता भी जान गए, मौलिक अधिकार का महत्व भी समझ गए। तो भैया यदि किसी ने मौलिक अधिकार आपका छीनने का प्रयास किया तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट इसे आपको प्रवर्तित करवाएगा, यानी कि लागू करवाएगा। ये उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, क्योंकि 32 में संविधान ने ये जिम्मेदारी किसे सौंप रखी है, सुप्रीम कोर्ट को। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक व गारंटर है, ठीक है। चलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अधिकार केवल भाग 3 में है। भाग 3 के अलावा भी यत्र तत्र संविधान में आपके कुछ और अधिकार भी हैं, लेकिन बस फर्क इतना होगा, वो मौलिक नहीं है।
मतलब यदि इन अधिकारों को भाग 3 के बाहर कुछ अधिकार हैं, यदि उन अधिकारों को कोई छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। भाग 3 में जो अधिकार हैं, भाग 3 में तो आप वहां पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 में, यदि आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकार वापस प्राप्त करना भी आपका मौलिक अधिकार है। इसलिए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट मना भी नहीं कर सकता आपको, है ना। लेकिन भाग 3 के अलावा जो अधिकार है उसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। उसके लिए जो न्यायालय की चरणबद्ध जो प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना होगा। आइए अनुच्छेद 355 35 है से साला मुनाफी लगाओगे रे 35, खैर भावना को समझो। संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखें। देखो एक और निदेशक तत्व, अभी अपन अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अपन इसी तरह अधिकार भी हैं जैसे 325, 326 ऐसे अधिकार भी हैं। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, भाग 4 में निदेशक तत्व दे दिया। अब भाग 4 के अलावा संविधान के अन्य जगहों पर भी कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि राज्यों को ये करना चाहिए। ठीक, अब देखो अनुच्छेद 335 में एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन क्या है कि भाई हमें ये पता है कि अनुच्छेद 16 का 4 SC ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो भाई ये तो संवैधानिक पैजामा है इसको कि भैया आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक है, अनुच्छेद क्लॉज 16 के 4 में है। अब क्या बोल रहा है कि जब इनको उन सेवाओं में पदों की नियुक्ति जब दी जाए तो एक और कि राज्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए मतलब उससे समझौता ना हो। अब इसका एकदम सरल भाषा बताता हूँ, ये तो संवैधानिक भाषा है, ये क्लिष्ट है। ये बोलता है जो SC और ST के जो पदों में दावा है ना, मतलब आरक्षण ही दावा है। तो SC ST के लिए आरक्षित पदों पर जो दावा है उसको उसमें नियुक्ति के समय ये ध्यान रखा जाए कि प्रशासन की दक्षता पर आँच ना आए। जैसे मान लो कि जैसे पहले होता था, अब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाए कि 10 पोस्ट ST के लिए आरक्षित है मान लो, है ना, और पता चला कि नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, नहीं है मुझे ना, मुझे पता है ना, अरे बोलना गा। कोनो चलो इसी समय आ जाए तो तुम लोग भी बैठे हुए हो, तुम लोग इसे जान जाओगे कैसे होता है। वो 8-1 से आया था, +8-1। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं बताया हूँ कि कौन कौन से नंबर से आ सकता है, याद है? नहीं याद होगा सालों, नहीं याद होगा। +91 तो होता ही है, ये तो पता है। इसके बाद, इसके ठीक बाद 40, 22, 80, 52, है ना। 40, 80, 22, 52 हुआ +91 के बाद, जान जाओ वो उसी का है। तो फिर क्या करने का है? नहीं उठाना है, उसको उठाना ही नहीं है, उसको कटने दो, और तुरंत जैसे ही कटे मेरा नंबर घुमाओ, बताओ, स्क्रीनशॉट भेज दो, सर इस नंबर से कॉल आया है, और फिर मैं आपको अलर्ट कर दूंगा कि अब क्या क्या करना है, और तुरंत करना, क्योंकि 5 मिनट के भीतर तुरंत दोबारा आएगा।
15 मिनट नहीं लगता आजकल, आजकल 5 मिनट में कर दे रहा साला, है ना। तो ये समझ गए आप। मतलब आरक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशासन की दक्षता जो है वो आंचना है, बनी रहे। जैसे 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट एसटी के लिए आरक्षित हो गई, लेकिन पता चला कि 8 ही एसटी लोग फॉर्म भरे। भाई वो तो आरक्षित है ना, 10 सीटें देना है और 8 ही आए, तो मतलब क्या स्थिति हो जाएगी पता है? अगर वो -2 -5 भी पाएंगे ना, होगा तो भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 8 पोस्ट आरक्षित है, 10 पोस्ट आरक्षित है। अब नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता, अभी ऐसा नहीं होता। पहले एक भी स्थिति बताता हूँ तुमको, यहाँ जब मध्य प्रदेश पीएमटी होता था ना, तो उसमें भी एसटी के लिए आरक्षित थी सीटें। तो जितने कैंडिडेट बैठते थे तो उसमें भी कुछ ऐसा हो जाता था कि लास्ट वाला जो है -2 है उसका नंबर, लेकिन सीट बाकी है, हो जाता था। अब नहीं होता, वैसा नहीं है। अब आदिवासी भी पढ़ने लगे हैं, मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, वहाँ भी कंपटीशन आ गया है ना। पहले होता था। लेकिन मान लो कोई ऐसी पोस्ट निकली जहाँ 10 सीटें आरक्षित और 8 ही लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उनका तो किसी भी नंबर पे होना है। तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है तो महागधा बैठा है -5। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए कई सेवाओं में राज्य ने क्या कर दिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया। इससे बचने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, भाई कम से कम कोई भी उम्मीदवार बैठे तो इस नौकरी के लिए इतना नंबर तो होना चाहिए। अभी ये राज्यों के ऊपर है ना। राजस्थान में शिक्षक भर्ती में इतने सारे पद निकले थे कि वहाँ भी मैथ्स का टीचर नेगेटिव में सेलेक्ट हुआ है, -2 में। अब वो कहाँ पढ़ाएगा साला? वो सोचो, -2 नंबर पे वो मैथ्स का टीचर बन गया, शिक्षक बन गया, कहाँ पढ़ाई? तो मेरा जो अपना अनुभव है मैं बताता हूँ तुमको कि आरक्षण ज़रूरी है। उन वंचित वर्गों को आरक्षण बिल्कुल ज़रूरी है, दिया जाना चाहिए। जिस सामाजिक व्यवस्था में वो रहे हैं, शिक्षा से जो है दूर रखे गए हैं, उनको आरक्षण वैध है, होना चाहिए। लेकिन आरक्षण देते समय इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई जिस पद के लिए वो जा रहा है उसके साथ न्याय तो हो। अब अन्याय हो जाएगा, -2 नंबर, वो खुद जो है शिक्षक के एग्जाम में -2 नहीं प्राप्त कर रहा है, अब वो सरकारी सैलरी पाएगा और मैथ्स का टीचर होगा, कहाँ पढ़ाएगा? वो तो उनको चौपट कर देगा, चौपट नहीं कर देगा है। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। और एक क्या होता है, फौज में रिजर्वेशन नहीं है, आर्मी में रिजर्वेशन नहीं है, आर्मी में नहीं है लेकिन पुलिस में है, आर्मी में नहीं है। उसके बाद आप देखोगे कि सिविल जज, जो जजेस के जो एग्ज़ाम होते हैं, सिविल जज है ना, यहाँ भी आरक्षण शायद फॉलो नहीं किया जाता, शायद जहाँ तक अगर मैं सही हूँ, सिविल जज के एग्ज़ाम में भी फॉलो नहीं किया जाता। अब वही बात हो गई कि भैया इतना जिम्मेदारी वाला पद है जज का, अब कोनो मान लो वहाँ आरक्षित सीट हो और -2 प्राप्त करके कोई जज बन जाए, है वो तो वहाँ बैठा रहेगा, आया बाया फांसी चढ़ा दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक मतलब आरक्षण देते समय, आरक्षण के तहत नियुक्ति के समय ऐसा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रशासनिक दक्षता वो कटघरे में न रहे। ये 35 में है। अनुच्छेद 350 का ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इस पेज में देखोगे ना तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 350 क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। मतलब राज्य को ये निर्देश दिया गया है, मतलब एक सुझाव है राज्य के लिए कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं देश के, भाषाई अल्पसंख्यक देखो अलग चीज़ होता है, धार्मिक अल्पसंख्यक अलग चीज़ है ना। मतलब भारत की जनसंख्या में जिस धर्म के लोग 10% से कम है वो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जैसे पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैनी, है ना, सिख, ईसाई हो गए। लेकिन ये क्या बोल रहा है? भाषाई अल्पसंख्यक, मतलब किसी भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अगर ऐसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बालक हैं उनको जो प्राथमिक स्तर पर जो उनकी शिक्षा हो वो उनकी मातृभाषा में दी जाए। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा का विकास हो सके, उनकी भाषा जो है वो खत्म ना हो जाए, वो बच्चा अपनी भाषा को सहेज सके, है ना। ये
अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रसार तथा विकास के लिए निर्देश, और ये कहाँ है? भाग 17। तो अनुच्छेद 51 क्या है? हिंदी भाषा का प्रसार तथा विकास के लिए निर्देश, कि राज्यों को जो हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसके प्रचार में और तथा विकास के लिए विशेष कार्य करना चाहिए। ये है निर्देश। ये आपका संविधान संशोधन एक साथ लिख दिया मैं कि ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। 42वां संविधान संशोधन 39 का, 43 का, 48 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वां जानते हो 45 में हुआ है, ये वाला, और 97वां जानते हो आप 43 ख सहकारी समिति हुआ है, ठीक, ये तो जानते हो। और 44वां 38 के भाषा में परिवर्तन। यही सब तो देखे क्या? निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन देख लो आप। ये आपके प्री के, अगर आप प्री के उसमें जाओगे तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो। ये मेंस का विषय ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, प्री पीएससी के मेंस में। क्या बोल रहा है कि निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, मतलब निर्देशक तत्व एक तो राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है, लेकिन अब उनको लागू करने के लिए निर्देशक तत्वों के अनुसार कुछ कुछ गतिविधियां हुई हैं। उनका क्रियान्वयन कैसे हुआ वो देखो। 1950 योजना आयोग का गठन, वही जो निर्देशक था ना, उसी के तहत 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया। लेकिन क्या ये अभी है? ये नहीं है अभी, है ना। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का स्थान, इसका स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने, नीति का फुल फॉर्म पता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए जीके के रूप में। अगर स्पेलिंग नहीं पता किसी को, लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, समझ में आते? नहीं, कर्सिव राइटिंग बोला था। और मैं इसे घुमा फिर घुमेट फिमेट कैसे ऐसे सांप बना के लिखता हूँ। देख अच्छा रहा, समझ वाले ना आए। मैं कर्सिव राइटिंग के प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल करता हूँ। अब तो राइटिंग बिगड़ गई, लेकिन बता दूँ, जब तक स्कूल में राइटिंग कंपटीशन हुआ, कोई मेरे को बीट करने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं जो कर्सिव राइटिंग होती थी ना, उसको ऐसा लगता था सब बगल में फोटोकॉपी है, ऐसे लिखता था। तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी। फिर समय के साथ धीरे धीरे, जैसे बॉल पेन, जब तक इंक पेन तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक देखना तुम्हारे अक्षर सुंदर बनेंगे। जैसे ही बॉल पेन हाथ में आता है वो सब बिगड़ने लगता है। ठीक है, एक ये देख लो, 15 मार्च नई दिल्ली। ये है वास्तव में ये अनुवर्ती पंचवर्षीय एक ही है ना। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, उसको रिप्लेस कर दिया 1 जनवरी 2015 नीति आयोग ने। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्ति तथा आय प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को दूर करना। यही था ना कि भैया ये पंचवर्षीय जो योजना आयोग बना था, ये किस लिए बना था? उद्देश्य क्या था कि ये क्या करेगा? 5 वर्षीय योजना बनाएगा, जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय प्राप्ति तथा आय प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को दूर करना। कौन सा अनुच्छेद था? कौन सा अनुच्छेद था ये? 38 था ना। 38 में लिखा था ना कि कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा ऐसी सामाजिक अवस्था निर्मित की जाए जहां आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर किया जाए। इसीलिए पंचवर्षीय योजना आयोग बना, जिसका उद्देश्य ये था। तो ये आपको लग रहा है कि भाग 4 के किसी प्रावधान का क्रियान्वयन ही था। ठीक, अच्छा नीचे लिखा है फोकट में गोदत,
39 देखो, भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास। अब देखो 39 में एक चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, यही है ना? भौतिक संसाधनों का 39 खा तो है समान वितरण। तो भैया ये जो भूमि है धरती की, इस पर कुछ लोगों का अधिकार था, कुछ लोग जो शक्तिशाली ताकतवर थे सारी भूमि पर अपना कब्जा कर रखे थे, और जो है बाकी जो सीधे साधे या वो थे वो शोषित वर्ग, उनके पास कुछ नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ, जब हम स्वतंत्र हुए तो बड़े पैमाने पर आपने वो देखा होगा अनुसूची 9 भूमि सुधार और जमींदारी अबॉलिशन, जमींदारी उन्मूलन। तो क्या किया गया कि तुरंत एक जो इंदिरा गांधी के समय एक लॉ पास किया गया, और उसमें क्या बोला गया कि जितने भी, अगर किसी एक व्यक्ति के पास इससे अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, और जमींदारों के पास जो कब्जा करके बैठे थे, कितना 1000 एकड़ 2000 एकड़ पूरी जमीन कब्जा करके बैठे थे, तो फिर क्या लॉ बना दिया भाई, एक आदमी के पास इतनी होगी। और दूसरी बात, जो आदिवासी की जमीन है उसको केवल आदिवासी खरीद सकता है, कोई और नहीं खरीद सकता। तो ये सब इसीलिए किया गया कि जो भौतिक संसाधन हैं उन पर सबका अधिकार है, कोई ऊपर से लिखवा के नहीं लाया है कि सब जमीन मोरे। तो इसीलिए इसका भूमि सुधार किया गया, जमींदारी व्यवस्था को खात्मा किया गया, और इस प्रकार से जो जमीनें जिनके पास ज़्यादा थी उनसे ली गई। अब उसमें भी चालाकी मैं बता रहा हूँ, और कैसे कर दी, मान लो काकरो पास 2000 एकड़ ज़मीन है, और उसमें बोल दिया कि एक आदमी के पास जो है 25 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो अपन नाम में 25 एकड़ करे थे, अपने एक भाई के नाम में 25 एकड़, फिर अपन जो रखे हुई वो 25 एकड़, नौकर के नाम 25 एकड़, ऐसा करके बराबर कर डाले। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ये देख मैं काम करने वाले ना नौकरों को मतलब जमीन दे दिए थे। हाँ तो वो भी अगर बाद में चालाक निकल निपट गया, मान लो निपट गया, वो जमींदार तो किया और निपट गया, अब काबर दो मोरे, है ना? हाँ अरे मैं वो क्यों बोला पता है, एक उदाहरण है मेरे पास। ये जब हुआ था ना, तो जमींदार जानते हो तुम लोग, ये लोग बहुत शौकीन व्यक्ति हुआ करते थे, अय्याश व्यक्ति। तो ना ये जमींदार जो है गांव की एक खूबसूरत महिला थी, वो खूबसूरत भी थी, और वो ऐसा नहीं है, वो जमींदार को लगता था कि वो उसकी है, वो सबकी थी। होती ना कुछ महिलाएं, है ना? तो वो जब इस समय ना क्या किया कि उसके भाई और उसके नाम ना ऐसे बहुत सारी जमीन नाम कर दिया, और जैसे नाम किया ना, फिर अगले दिन जमींदार जब गया दरवाजा खटखटाने, तो दोनों भाई बहन उसको पीट के भगा दिए। चल निकल, हो गया हमारा काम, हो गया, हमारे नाम कर दिया, हो गया खत्म। ठीक, और बता दूं आज बहुत रईस है वो भाई, इतना संसाधन उसको अचानक मिल गया। तो दोनों भाई बहन तो माहिर थे, और किसी और को ठगे होंगे, और किसी और को ठगे, वो साले आज बता रहा हूँ कम से कम 50-60 करोड़ के मालिक हैं वो, जमीन को छोड़कर। ये समझ गए आप, ये कैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम भी यहीं पर है ना भाई। क्या था समान कार्य समान वेतन, तो समान कार्य समान वेतन को भी क्रियान्वित कैसे किया गया, संसद ने अधिनियम बना दिया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1906, और 1942 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है ना। लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन उदाहरण इसी का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा 40 का देखो आप, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, इसके क्रियान्वयन के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके हिसाब से पंचायती राज की व्यवस्था हुई, क्रियान्वयन हुआ, और 74वां संशोधन द्वारा नगर पालिका। फिर 41 देख लो आप, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पास किया गया। ये जो विषय वस्तु है ना, मतलब इधर वाला सेक्शन, ये अगर मुझसे आप बोलोगे प्री में सर कितनी उपयोगिता है, कितने चांसेस इसके आने की, मैं बोलूँगा मात्र 5%।
देखो तुमको पता भी होना चाहिए, मेरे पढ़ाते पढ़ाते कम से कम जो विषय मैं पढ़ाऊँगा ना, तुमको फोकस एरिया और लेस फोकस एरिया का ज्ञान हो जाएगा, है ना। चुनना सीख जाओगे कि हाँ भाई ये जो कंटेंट है इसमें फोकस कहाँ रखना है। ये जो चीज़ें हैं ये समझ जाओ यूपीएससी के स्तर की चीज़ें हैं। मतलब यूपीएससी इस तरह की चीज़ें, सामान्य चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछता। मतलब हमारा पीएससी उतना तो नहीं जाता, लेकिन जो सीधा सीधा आर्टिकल है ना, तो यूपीएससी बोलो ऐड साला ये पूछूँ मैं, ये तो सब पढ़े होंगे। तो वो क्या करता है ना, आइट साइड की चीज़ें पूछता है। तो आइट साइड की चीज़ें ये यूपीएससी के स्तर की चीज़ें हैं, जहाँ यूपीएससी ज़्यादा पकड़ेगा, ठीक। लेकिन हमारा पीएससी भी कुछ कलाकारी करने में कम नहीं रह गया आजकल, छत्तीसगढ़ पीएससी। तो क्या करता है कि कभी कभी जो सेटर है, क्वेश्चन जो सेट कर रहा है, बोलता है मैं खेलूँगा, मजाक करूँगा छात्रों के साथ। तो छात्र जो उनको उसको पता लगता है कि छात्र सब ये पढ़े होंगे, बोलता है ये तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा, आइट साइड से पूछूंगा। तो वो यहाँ आ जाएगा तो एक आध क्वेश्चन लटके झटके मार सकता है, ठीक। तो बाल और किशोर श्रम निषेध अधिनियम अधिनियम 1900 क्या है, 41 का विषय वस्तु क्या है? काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता का अधिकार, उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक। 42 देखो, मातृत्व सुरक्षा प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, है ना, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अरे मतलब अधिनियम को नहीं जोड़ा जाता पगली, मातृत्व सुरक्षा को जोड़ा गया है, ठीक। वो होगा, उसको रहने दो। नहीं गड़बड़ है, ये कहीं तो गड़बड़ है, ये यहाँ का नहीं है, ये अधिनियम बना हुआ है, ये नहीं, इसको काटो, इसको काटो। ये अधिनियम बना हुआ है, मातृत्व सुरक्षा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। नहीं, काम की चीज़ नहीं पूछेगा आपसे ये कि कौन सा अधिनियम बना है, इसके लिए नहीं पूछेगा। बस ये 42 से आप जानते हो कि अधिनियम बना हुआ है, और इसके तहत कोई प्रेग्नेंट लेडी 6 माह का लीव ले सकती है, और वो भी फुल सैलरी के साथ 6 माह तक लीव ले सकती है, अपने सुविधा से देख वो चूज़ कर ले कि कब से 6 महीने चाहिए, पूरी सैलरी मिलेगी। फिर 45वां जानते ही हो आप, गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को आप मजबूर नहीं कर सकते, वो बोलेगा अरे साला मोरो रोटी के वांदा है और 6 महीना वो छुट्टी मारे तो कैसे दूँ, नहीं। 46 अनुच्छेद 15-16 देख लो आप, SC/ST को शैक्षणिक संस्थाओं तथा लोक नियोजनों में छूट। 15-16 से पता आपको, 15 में शैक्षणिक संस्थान और 16 में सरकारी नियोजन में छूट। 48 का देख लो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सबसे पहला जो KBC का फोन कॉल आया था ना मेरा, उसमें तीसरा क्वेश्चन यही पूछा था, अभी नहीं, सब 2010 में। तो पहले क्या करता था, 2 क्वेश्चन पूछता था, ऑप्शन देता था, बताना होता था, मोबाइल कीपैड में टिक करना होता था। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन नहीं देता था। तीसरे क्वेश्चन में ना कोई ईयर वाला क्वेश्चन पूछता था और हमको ईयर कीपैड में टाइप करना होता था। अब मोर से पूछा था, पहले 2 तो ऐसे ही कि उस समय के कोई गेम था, उसमें भारत ने कितना मेडल जीता, उस समय अपन पढ़ाई कर रहे थे, था मार दिया एग्जैक्ट, ठीक है। फिर वो और कोई जीके पूछा, और वो तो उस समय किसी देश का राष्ट्रपति पूछ दिया था, इनमें से किस देश का राष्ट्रपति अभी इस फलाना वर्ष में भारत अप्रैल मतलब महीने में आया था, वो भी पता था। तीसरा ये पूछा, मैं हंस दिया, हुआ तो मुहले पता है 1972 टाइप। तो तीसरा मुश्किल होता है, तीसरा अंकों में होता है और ऑप्शन नहीं देता। पहले अब इजी कर दिया है, अब तो 2 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अंकों वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्या हो रहा है, अंकों वाला क्वेश्चन में लोग आंसर ही नहीं दे पाते थे। अब मैं तो आंसर देता था ना, तो मुझे पक्का पता है कि मेरा नंबर सेलेक्ट होने वाला है। एक तो सबसे फास्ट देता था और एग्जैक्ट, वो पता होता था ऑडिशन के लिए। तो फ़ोन ही तो नहीं पकड़ रहा है साला, पकड़ तो ले, पकड़ ले, फिक्स है ऑडिशन जाऊंगा। लगभग आज तक गड़बड़ नहीं हुआ है। वो जो क्वेश्चन पूछता है अपने को पता हो ही जाता है, इधर से उधर से निकाल लेते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है, ठीक है। तो बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुआ है, ठीक। बाघ परियोजना भारत में लागू कब हुआ? 72 में बना लागू। हाथी परियोजना, अब ये देखो, और तुमको मैं बता दूं, किसी एक KBC में ये भी पूछा है हाथी परियोजना कब लागू हुई। मेरे को नहीं पूछा था, पूछा था, मुझे मालूम चला था, पूछा था।
वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1986, पंचशील समझौता 1954, किसके किसके भी, जी के है ये, भारत और चीन के भी। ईयर भी इंपॉर्टेंट, 1954। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961, बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया, हाँ वही जो भी है, मेरा जबान फिसल जाता है। तो ये चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं, लटके झटके कभी ना कभी। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक छात्र के रूप में पता होना चाहिए कि पंचशील समझौता कब हुआ, 1954, किसके किसके बीच हुआ, चीन और भारत। राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई, 1986, वन संरक्षण अधिनियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीके हैं, पता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, इनका कोई भरोसा नहीं, ये इंपॉर्टेंट जीके हैं। ये कभी भी किसी भी परीक्षा में घुसेड़ के आ जाएंगे, चाहे व्यापम दे रहे हो आप, चाहे पीएससी दे रहे हो। तो कुछ जीके वाली चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मान लो नहीं भी पता है, कोई तुमसे पूछ दे, तुमको अच्छा लगेगा ना, तुमको पता है बताने में, और वो पूछ देगा और नहीं मालूम यार, वो बोलेगा साले का तैयारी करा था। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई व्यक्ति सर्वज्ञानी हो सकता है, ना मैं हूँ, ना आप हो सकते हो, और ना आपको बनने की चेष्टा करनी। आपको उतना ही पढ़ना है जितने में आप सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। इधर देखो, महत्वपूर्ण केस, रणधीर सिंह केस 1976, किससे जुड़ा हुआ है, 39 का से जुड़ा हुआ है ये। 39 का नहीं डी है ये, का कहाँ से हो गया ये, डी क ख ग घ है ये घ। अब देखो समान कार्य समान वेतन पे कैसे कानून बना। रणधीर सिंह नाम के व्यक्ति ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, कब किया, 1976। और इसी केस की सुनवाई के दौरान ये सामने आया कि भैया समान कार्य समान वेतन भाग 4 में है, तो राज्य इस पर ये राज्यों को मतलब इनके ऊपर छोड़ दिया गया था। तो राज्य क्या करते थे कि महिलाओं को कम वेतन देते थे। तो फिर अब रणधीर सिंह ने केस कर दिया, बोला भैया ठीक है, ये भाग 4 में है, समान कार्य समान वेतन, राज्य इसको लागू करे या ना करे राज्यों के ऊपर है। लेकिन अगर किसी महिला को कोई राज्य एक ही कार्य के लिए कम वेतन दे रही है तो उसके अनुच्छेद 15 यानी कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। महिला के मौलिक अधिकार का हनन हुआ ना, क्योंकि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान और मूल वंश, इन आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, एक मौलिक अधिकार है आपका। और यहाँ पर एक ही कार्य के लिए महिला पुरुष को ज़्यादा, महिला को कम मिल रहा है, लैंगिक भेदभाव है ये। तो अनुच्छेद 15 का हवाला देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये इसके मौलिक अधिकार का हनन है, इसे समान वेतन मिलना चाहिए। इसी के बाद संसद ने ये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया कि भैया अब इसको लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 का हवाला देके हर महिला कोर्ट पहुंचने लगेगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, एक विधि बना देते हैं, एक लॉ बना देते हैं, और उसके बाद सारे राज्यों को पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतन देना पड़ेगा। ठीक, मूल अधिकारों, चंपकम दोराय राजन केस, ये छोड़ दो, ये इससे रिलेटेड है। चंपकम दोराय राजन केस, मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। आपसे कैसे पूछेगा प्रश्न कि भैया किस सुप्रीम कोर्ट में, किस केस में या किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों पर प्रभावी बताया, है ना। बोला कि भाई कोई प्रावधान नीति निदेशक तत्व का, कोई प्रावधान भाग 3 मौलिक अधिकार का, अगर दोनों में टकराव हो जाए तो कौन प्रभावी होगा, मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्वों पर प्रभावी, उसको तवज्जो दी जाएगी। ये कौन से केस में कहा, चंपकम दोराय राजन केस, केवल इतना, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। मिनर्वा मिल केस 1980 में हुआ, मिनर्वा मिल केस सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के संपूरक हैं, है ना।
मूल अधिकार बिना नीति निदेशक तत्व के अधूरा है और नीति निदेशक तत्व बिना मूल अधिकार के अधूरा है। तो आपसे सीधा सीधा कुछ दिमाग नहीं लगाओ, संपूरक कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए ना, जैसे पति पत्नी वाला होता है, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, वो तुम्हारे बिना। हालांकि साले सब अपने आप में पूर्ण है, अलग अलग, ऐसे ही पटाने के लिए बोलते हैं। मेरी बाई तो वो भी नहीं बोलती। मेरी बाई ऐसा बोलती है कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं खुश रहती है। हाँ, पता नहीं क्यों बोलती है। हाँ, ऐसे 10 बार बोलेगी और एक दिन आके बोलेगी तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो मैं उसको बोलता हूँ तू 10 बार मेरे को तो उल्टा बोली है और आज उल्टा बोल रही है, तो मैं किसे सत्य मानूं? पहला वाला ना। ठीक। मूल कर्तव्य भाग 4 का अभी हो जाएगा, ये भी देखो। अब क्या हुआ, भाग 4 का क लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि मूल संविधान में नहीं था। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय ये भाग संविधान में था ही नहीं। तो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक। मूल कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? रूस से। रूस। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया हमने मूल अधिकार, भारतीय संविधान ने मूल अधिकार किस देश से लिया है? रूस से, रूस के संविधान से। फैक्ट हो गया। इसके बाद देखिए, हाँ कर्तव्य क्या बोल दिया मैं? स्लिप हो गया जवान। मूल कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह, ये एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, इनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उन्होंने, जो उस समय की सरकार थी, उसने क्या कहा कि देखो भैया, संविधान जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार भी देता है, लेकिन नागरिकों को कोई कर्तव्य संविधान और देश के प्रति निश्चित नहीं किया गया। तो फिर एक समिति बनाई गई और इनको इस समिति का उद्देश्य दिया गया कि भाई आप नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य सुझाएं, है ना, कि भाई केवल संविधान दे ही दे रहा है और नागरिकों का कोई कर्तव्य नहीं बनता है तो गलत बात है। तो भैया आप तो इन्होंने कितने मूल कर्तव्य सुझाए थे? 8। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य सुझाए थे? 8, है ना। और देखो 1975, मतलब ये जो समिति कब बनी थी? 1975। इसकी अनुशंसा पर संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया। दूसरा फैक्ट कि किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में भाग 4 का यानी कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक ये एंगल हो गया। दूसरा, अब इस भाग से एक ही आर्टिकल रिलेटेड है, अनुच्छेद 51, एक ही आर्टिकल है का। भाग 4 में एकमात्र आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 51 का, क्योंकि 51 तो वहां भी है, निदेशक तत्व है ना 51, इसीलिए इसको 51 का बनाया गया। ठीक। और 51 का के तहत कितने कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा? 10। 1976 में 42वें, भाई संविधान में जोड़ा जाना है भाग 4 का को, तो संविधान संशोधन लगेगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का या अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया। और जब ये जोड़ा गया तो कितने कर्तव्य इसमें डाले गए थे? 10। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मूल रूप से जब मूल भाग 4 का संविधान में जोड़ा गया तो कितने कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। वर्तमान में 11 कैसे हो गए? 86वां संविधान संशोधन, है ना, कि नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिलवाएं। कर्तव्य जोड़ा गया था। आइए, अच्छा, मूल कर्तव्य लागू कब हुआ? एक और डेट, 3 जनवरी 1977। जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977। और इसको
इस मूल कर्तव्य भाग 4 को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनाई गई थी? 75 सरदार स्वर्ण सिंह समिति 76 में जोड़ा गया और 3 जनवरी 1977 में लागू हुआ। यह डेट ऐसे याद रखना। ठीक। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पता है 2002। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो कि ये है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि स्वयं पे आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। और वो भी है, नागरिकों का भी कर्तव्य है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये इसको आपको रटना नहीं है। इसको जब भी आप यहां से गुजरे तो 11 मूल कर्तव्यों को आप बड़े ध्यान से एक एक लाइन से पढ़ ले। रटने का कोशिश तो कितना रटोगे रे, रटने की आवश्यकता नहीं, केवल इसको जब भी गुजरो ना पढ़ लो, आपको क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। पहला देखो, संविधान का पालन, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है ये। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा पालन करें, है ना। तीसरा, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, है ना। इसमें से कुछ अपन लोग पालन करते हैं? कैसे? राष्ट्रगान, है ना, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ठीक ठीक, अच्छा। और देश की रक्षा करें, भारत में सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हो रहा है आजकल? जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ या कोई मराठी कर रहा है, सब उल्टा कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हम भारतवासी हैं, हम सारे धर्मों का समान संरक्षण होना चाहिए, समान आदर होना चाहिए, सारी जातियों का समान आदर होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं होता। आज भी जातिवाद देखने को मिलेगा आपको। ठीक। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। बताओ, ये भी कर्तव्य है तुम्हारा, ये भी कर्तव्य है तुम्हारा, है ना। कि बताओ, दहेज आज भी चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ में भले एकर चलन कम है, लेकिन और जगह जो है दहेज आज भी। छत्तीसगढ़ में इतना मुंह खोल खोल के मांगते हैं क्या? अच्छा अच्छा, वो वाला कि हमारे बेटे डिप्टी कलेक्टर है भैया, तो मांग बहुत है, डिमांड बहुत है हमारे टूरा के, तो इस तरह से ना। देखो, दोनों तरीके से सोचा जाए। लड़की भाई एक सरकारी अफसर ही चाहती, मान लो ऑप्शन रहे उसके सामने, एक जो है एक छोटा सा कोई दुकान व्यवसाय चलाता हो और एक डीएसपी हो, तो लड़की भी जो है बेचारा उसका प्रेम निवेदन ठुकरा देगी, डीएसपी का भले उससे प्रेम ना हो, ब्याह कर हूँ। तो लड़की भी जब इतने स्वार्थी हो जाती है तो भाई लड़की भी तो चूज कर रही है ना, नहीं, लड़की भी तो चूज कर रही है। तो वो बेचारे लड़के जिनका मतलब जो डीएसपी नहीं है या फिर जो हीरो जैसे नहीं दिखते, तो क्या वो कुंवारे रहें? उनको कोई लड़की ना, है ना। अच्छा, लड़कों भी एक बात बता देता हूँ, लड़का साला भले भक कोयला हो, लड़की उसको गोरी चाहिए, है ना। लड़का भले जॉनी लीवर हो, लड़की ऐश्वर्या राय खोजता है ना। सब में खामी है, मतलब कोई पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। इसीलिए लड़के लोग ना अपने उसके लिए कि लड़की भी तो हमको ठुकराती नहीं है, नौकरी देखती है, पैसा देखती है और हमको भाव नहीं देती, तो हम लड़के जब नौकरी में आ जाते हैं तो अपने भाव में आ जाते हैं ना। लेकिन गलत है, दहेज गलत है ना। वो काकरो मतलब तुरी अपन घर छोड़ छाड़ के कोनो आऊ घर में जाही, है ना, और फिर वो घर में जाके झाड़ू बर्तन कर ये सब कर ही, और ओकर बाद पैसा भी दे के जाए, ठीक नहीं है। तो भाई ले आओ,
तो शादी का करने का जरूरत ना। लेकिन फिर भी लड़कियां भी तो एकदम माशाल्लाह हैं आजकल की, बहुत सारी इतनी मॉडर्न है, शादी करके गई हैं तो नहीं भैया ये झाड़ू पोछा ये सब मेरे बस के नहीं, बाई रखो। तो उसको स्वयं को अपना घर भी तो स्वीकार करो, जैसे लोग अपने घर का लोग काम काज कर सकते हैं, सहेज सकते हैं। ये भी तो भावना, इस भावना की भी कमी है लड़कियों में। फिर जो सास लगती है वो बोझ लगती है उसको ना। अपनी माँ रोज 10 बार याद आती है और सास जब याद आती है गुस्सा आता है ना। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं रे, आजकल टॉलरेंस मतलब नहीं है लोगों में। अपने मम्मी पापा सबको ध्यान रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सास वाला भी बताता हूँ, सास को भी बहू को अपनी बिटिया की तरह समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझती। अपनी बिटिया को वो आराम करने की सलाह दे सकती है, लेकिन बहू है नहीं, काम उसको करना चाहिए नहीं। उसके बाद अरे हाँ यार कहाँ पहुँच गए रे, ये देख ये बड़े ध्यान से सुन लेती जान। मैं सब समझता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं हटा सकते। मेरी माँ है ना, मैं जानता हूँ। मेरी माँ को जब मेरी शादी हुई तो सबसे बड़ा जो खटका था ना, वो ये खटका था, अब मेरे लड़के पर कोई और कंट्रोल करेगी। यही रहता है सर। ये जो हमारी जो लड़कों की जो माएँ होती है ना, उनको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, डर होता है उनका। डर, मेरा लड़का जिसका मैंने पैदा किया, जिस पर मेरा अधिकार था, अब एक और स्त्री आकर उस पर अधिकार जमाएगी। तो जैसे ही तुम अपनी बीवी का सुनोगे ना तो उसका दिल, अरे ये चीज़ें तुम लोगों को आगे पता चलेगा। ए इधर देखो, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका ये सब रटोगे। इसको जब भी गुजरो ना 3-4 बार पढ़ो। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सब आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और शानर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 614 हो गया। रुको, यहाँ है, वहाँ चांसेस कम है, लेकिन यहाँ से बनेगा। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य सुझाए, पता है आपको 8। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पता है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य थे 10, वर्तमान में है 11। 1991 वर्मा समिति तो सगा गिनोनी। 1991 वर्मा समिति, ये भी महत्वपूर्ण है। हुआ ये, सुनो, अब मूल कर्तव्य तो डाल दिया गया, लेकिन मूल कर्तव्य, अगर मूल कर्तव्य अब पता चला कि आपने राष्ट्रगान का अनादर किया, तो आपने मूल कर्तव्य अपना निभाया तो नहीं। लेकिन भाई अगर ये मूल कर्तव्य तो आपको सज़ा नहीं दी जा सकती थी। तो वर्मा कमेटी ने 1991 में एक सरकार ने वर्मा कमेटी बनाई और उसको एक दायित्व सौंपा कि भैया तुम ये बताओ, वो उपाय बताओ या वो उपाय सुझाओ कि कुछ मूल कर्तव्यों का यदि नागरिक पालन ना करें, उनसे ज़बरदस्ती पालन करवाया जाए, अगर ना करें तो दंड की व्यवस्था हो। तो वर्मा समिति बनाई गई और इन्होंने मूल कर्तव्य की पहचान क्यों बनाया गया और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की। तो मूल कर्तव्यों को क्रियान्वित करने के लिए या लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? वर्मा समिति। कब? 1991। और इन्हीं के अनुशंसा पर देखो, जैसे कुछ अधिनियम बने ना, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्रध्वज, संविधान, इन सब का यदि आप अपमान किए गए पाए गए तो इनके तहत दंड की व्यवस्था है ना, इसके तहत आप पर कार्रवाई होगी। हो गया। एक पेज और है बस। भारतीय ध्वज संहिता भी बनी है 2002, इसमें पूरा बताया गया है भाई, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का समय, उतारने का तरीका, चढ़ाने का तरीका, सब बताया गया है। और इसमें भी बताया भैया ऐसा ऐसा करोगे, एकदम
एक प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज यदि आप सबको अधिकार है, आप अपने घर में भी फहरा सकते हो, पता है आपको, राष्ट्रीय ध्वज आप अपने घर में भी फहरा सकते हो, लेकिन फिर आपको ध्वज संहिता का प्रॉपर अध्ययन करके उसके प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यदि वहाँ कुछ गड़बड़ किए तो कार्रवाई हो जाएगी। ठीक, अब 2016 देखो, सर्वोच्च न्यायालय सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में आप लोगों को याद होगा, आप लोग कुछ समय पहले जाते होंगे तो जैसे ही जाते थे राष्ट्रगान बजता था, है ना, जनगण मन। तो अब नहीं बजता, क्योंकि बाद में देखो कुछ समय में, देखो 2018 में सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान चलाना बाध्य नहीं है। 2016 में बाध्य कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सिनेमा हॉल में स्टार्टिंग में राष्ट्रगान बजेगा, लेकिन उसी फैसले को पलट दिया 2018 में, बोल दिया कि भैया बाध्यता नहीं, वो सिनेमा मालिकों के ऊपर छोड़ दो कि वो चलाना चाहें या ना चलाना चाहें। ठीक है, चले तो शारीरिक अक्षमता के साथ कुछ लोगों के खड़े होने की छूट है, बाकी लोग अगर नहीं खड़े हुए तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मैं खड़ा नहीं होता, मेरा अलग विचारधारा है। उसका कारण ये है, मैं बता देता हूँ तुमको, तुम लोग मत करना, नहीं तो पुलिस वाले तुम लोगों को इधर उधर रगड़ देंगे या जब तो तुम लोग जवाब नहीं दे पाओगे। ये जो जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो हमारा राष्ट्रगान है, वास्तव में ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सबसे पहले ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, और कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम आने वाला था। तो कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंपी कि भैया देखो जॉर्ज पंचम आने वाला है, उनके स्वागत गीत के लिए आप कुछ लिखें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत के रूप में लिखा, और जब जॉर्ज पंचम कलकत्ता गया तो उसके सम्मान में सबसे पहले ये गान गाया गया, राष्ट्रगान जॉर्ज पंचम के सामने गाया गया, सम्मान में उसके। जन गण मन के अधिनायक मतलब मालिक स्वामी तुम्हारी जय हो, है ना। पूरा अब इस एंगल से जब इसको सोचोगे ना तो आपको लगेगा ये बिल्कुल उसके स्वागत में गाया गया। कब किसको बता रहा, भारत के जन गण और मन के कौन स्वामी तुम्हारी जय हो, वास्तव में ये। और बाद में इसी कांग्रेस ने इसे राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया। अब राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया है तो अब वैसा मत सोचो कि अब ये सोचो कि भाई अब ये राष्ट्रगान है भारत का तो उसे सम्मान दो। लेकिन साला वो खटक गया मेरे अंदर कि जॉर्ज पंचम का स्वागत गीत वो जब बजे तो मैं खड़ा क्यों हूँ, उसके स्वागत में गया, वो मेरा स्वामी नहीं है, जॉर्ज पंचम मेरा स्वामी नहीं है। तो ये है, तुम लोग ऐसे मत करना।